नमस्कार सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस विषय को ले आपके पास उपस्थित हुआ हूँ वो पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया और व्यवस्था पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं, आज़ादी के उपरांत 1950 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। उसके बाद देश का जब संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में एक व्यवस्था है, देयर इज अ प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इन इंडिया 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड 1 गवर्नमेंट इज फॉर होल नेशन। एक पूरे भारत वर्ष के लिए, पूरे देश के लिए एक सरकार है जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट भी हम उसे बोलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दैट इज लोअर हाउस एंड अपर हाउस। और संविधान में केंद्र सरकार को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ शक्तियां दी गई हैं। स्तर की सरकारें होती हैं, वो होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, राज्य सरकारें। और राज्य सरकारों की अपनी शक्तियां हैं जिसकी व्याख्या संविधान में स्टेट लिस्ट में की गई। और इसके अतिरिक्त जो तीसरा स्तर है सरकारों का, वो है पंचायती राज संस्थाएं, जहां पर सबसे जो निचला स्तर है वो है पंचायत का, जिसमें लगभग एक क्षेत्र निश्चित है जिसमें 5-7 वार्ड होते हैं। उसको लेकर एक पंचायत गठित की जाती है और हर वार्डों से पंचायत के प्रतिनिधियों, वार्ड मेंबर्स का चुनाव होता है। और इसके अतिरिक्त पंचायत में प्रधान और उप प्रधान की भी व्यवस्था है, और प्रधान को एक मुखिया के रूप में चुना जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है ब्लॉक लेवल पे भी सदस्य चुने जाते हैं, जिसका भी एक निश्चित क्षेत्र होता है, जैसे 2 पंचायत का या 1 पंचायत का या 3 पंचायतों का एक ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का सदस्य होता है। ठीक है, हर ब्लॉक में इसी तरह से काफ़ी सारे बीडीसी जीत के आते हैं, और वो हर ब्लॉक में एक समिति बनती है और समिति में भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव होता है। इसी स्तर को थोड़ा ऊपर ले जाते हुए जो डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर भी एक जो है इस प्रकार की श्रेणी है पंचायती राज सिस्टम के अंदर, जिसे जिला परिषद कहते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए भी एक निश्चित क्षेत्र, जिसमें लगभग 10 से अधिक पंचायतें हो सकती हैं, मे भी इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि किस एरिया की जियोग्राफी और डेमोग्राफी क्या है, कितने उसमें वोटर्स हैं, कितनी पंचायत हैं। वहाँ से भी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, और इस तरह से जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उन्हें जिला परिषद का प्रतिनिधि कहा जाता है। उनकी भी एक काउंसिल बनती है, वहाँ भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो है प्रावधान है। जैसा कि बिल्कुल एक विदित ही है कि कोई अगर किसी भी स्तर की सरकार बनती है या कोई भी व्यवस्था है, उसको संचालित करने के लिए कई प्रावधान है। देयर इज ए डेफिनेट फ्रेमवर्क, उसका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। और उसी तरह से, जैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिला परिषद के लिए भी कुछ बजट का प्रावधान रहता है, बीडीसीज के लिए भी कुछ बजट का प्रावधान होता है, और मैक्सिमम पंचायत स्तर पर भी काफ़ी सारी स्कीम्स, बजट्स आते हैं, और पंचायत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खूब निभाती भी है। और एक आदर्श पंचायत की बात करें तो पक्की नालियाँ, पक्के रास्तों का व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करना। पंचायत प्रतिनिधियों का एक दायित्व होता है कि सरकार तक अपनी उचित मांगों को पहुंचाना, और प्रदेश सरकारों से भी कुछ जो है अपने गांव के लिए विकास कार्य करवाना और उसका माध्यम बनना। ये अवेयरनेस की कमी अभी भी हमारे भारतवर्ष में है चुनाव को लेकर। हमें अपने देश के बुनियादी राजनीतिक ढांचे की समझ रखना अति आवश्यक है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल वर्कर्स, रिफॉर्मर्स एंड थिंकर्स एंड इवन टीचर्स। ये हम सब की एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर एक व्यक्ति तक जो है देश के राजनीतिक जो रचना है और जो कार्य प्रणाली है
हमारा तंत्र कैसे काम करता है उसकी जानकारी रखें, और हमारे चुनाव लड़ने के अधिकार कैसे हैं, हमारे वोटिंग राइट है, यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज, उसका प्रयोग हमें करना है, इस प्रकार की जागरूकता भी समाज में नहीं है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि अभी पंचायत के इलेक्शन आए और नगर परिषद के इलेक्शन आए, इसमें मेरा मानना है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपनी स्वेच्छा से राजनीति में आए हैं और उन्हें पूर्व में भी राजनीतिक अनुभव है और वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से समाज में सेवा कर रहे थे, परंतु राजनीतिक समझ के अभाव में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट इसमें उतारे गए हैं जिनको पहले तो उन्होंने चुनाव लड़ना ही नहीं था, ठीक है, और उनको ज़बरदस्ती तैयार किया गया और इस धारा में लाया गया है। तो इस तरह से सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ाया गया है कि या तो किसी मतलब कोई रीजनल फैक्टर्स हो सकता है, क्षेत्रीय फैक्टर, या फिर कोई कम्युनिटी फैक्टर हो सकता है मे बी, या फिर कुछ बहुत सारा ग्रुप चाह रहा है कि वो चुनाव लड़े। इन स्पाइट की तलाश इस बात की होनी चाहिए कि समाज में कौन पहले से ही इस कार्य को कर रहे हैं और जो राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और सामाजिक रूप से भी जागरूक है। हालांकि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, मेरा विषय ये नहीं है केवल मात्र एकदम से ही किसी को विदाउट उसकी विल के और इंटेंशन के चुनाव लड़ाना, फिर ये अपेक्षा करना कि वे आपके किसी पंचायत का, आपके किसी वार्ड का विकास कराने में सक्षम होंगे, ये गलत है, क्योंकि उनको अभी इस तरह का अनुभव है ही नहीं। तो इसके लिए सुझाव ये रहता है कि जब हमारे विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन सिंबल्स पे कराए जाते हैं तो क्यों ना पंचायती राज के इलेक्शन भी बिल्कुल वार्ड स्तर तक जो है सिंबल पे ही कराए जाएं, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वे जो हैं अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करें, महिलाओं को जागरूक करें, पुरुषों को जागरूक करें, और वो कल आने वाले समय में जो है राजनीति के माध्यम से जो है देश की सेवा कर सकें। अदरवाइज इसमें ऐसे भी कैंडिडेट कई बार हमको देखने को मिले हैं, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ और ये बात किसी से छुपी नहीं है, फिर जो रबर स्टैंप सिद्ध होते हैं और उनको इवन पंचायतों की कार्य प्रणाली की भी कोई समझ नहीं होती। तो बेटर है कि किसी ट्रेंड व्यक्ति को और जिसको थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ हो और जो इस प्रकार की जानकारी रखता हो कि हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसमें किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से जो स्कीम्स आती हैं वो कार्यान्वित होती हैं ग्राउंड के ऊपर, ये समझ रखना सबको ज़रूरी है। या फिर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर हमारे देश की जनता को हमारे देश के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी नहीं है और इस 3 टायर सिस्टम की जानकारी प्रॉपरली नहीं है, तो मुझे लगता है अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी फिर बहुत काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी बात है कि NGOs बहुत काम करते हैं। मुझे लगता है कि NGOs को भी पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए यदि काम करेंगे तो अच्छे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं चुनकर आएंगे और तब हमारे देश का विकास जो है निश्चित है। हमारे देश के विकास को कोई भी नहीं रोक सकता है। यही था मेरा आज का विषय। आई होप दैट कि मेरा आज का ये जो विषय है आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। नमस्कार।